नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अकोला जिले को सड़क हादसा मुक्त बनाने का पुलिस का लक्ष्य। पीएम राहत योजना को असरदार तरीके से लागू करने को लेकर पुलिस अधीक्षक की जानकारी। लू नियंत्रण उपाय योजना के लिए महापालिका में समिति का गठन। स्कूल कोचिंग क्लासेस को भेंट देकर लू नियंत्रण उपाय योजना करने के उपायुक्त के निर्देश। अमरावती शहर में गैस पंप मालिकों की मनमानी। गैस पंप मालिकों की मनमानी को लेकर ऑटो चालकों ने दिया जिलाधिकारी को निवेदन। बीस अप्रैल को मनाई जाएगी अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के लिए आवश्यक सामग्री की शहर में लगी दुकानें। अब समाचार विस्तार से। नागपुर में माननीय पुलिस महासंचालक की मीटिंग में साल 2026 में राज्य में होने वाले सड़क दुर्घटनाओं में 10% की कमी लाने का आदेश दिया गया है। उस मीटिंग के निर्देशों और सुझावों के अनुसार माननीय जिला पुलिस अधीक्षक ने पीएम राहत योजना, राहगीर योजना और यातायात सुरक्षा को लेकर मार्गदर्शन किया। वर्ष 2025 के मुकाबले वर्ष 2026 में सड़क हादसों में 25% की कमी लाने के मकसद से हर पुलिस स्टेशन परिसर में हर दिन 2 जगहों पर नाकाबंदी करने और रात 8 बजे से सुबह 2 बजे तक प्रभावी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। नाकाबंदी के दौरान अधिकारी और कर्मचारी सही बैरिकेड लगाकर लाइट, बैटन, रिफ्लेक्टर, जैकेट, ब्लिंकर का इस्तेमाल करें। साथ ही ब्रेथ एनालाइजर मशीन से शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले चालकों पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए गए। माननीय पुलिस अधीक्षक ने मीटिंग में मौजूद सभी सदस्यों को पीएम राहत योजना को असरदार तरीके से लागू करने के बारे में बताया और मार्गदर्शन किया। इस योजना के तहत सड़क हादसों के शिकार लोगों को 1.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज दिया जा रहा है और इस योजना में अकोला जिले के 42 हॉस्पिटल शामिल किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से राहगीर योजना के तहत उन लोगों को 25,000 रुपए नगद पुरस्कार देने का प्रावधान है जो एक्सीडेंट के शिकार लोगों को गोल्डन आवर में तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को किसी भी तरह की पुलिस जांच का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनके नाम गुप्त रखे जाएंगे। जिला पुलिस अधीक्षक ने अकोला जिले के सभी लोगों से अपील की है कि वे सड़क हादसे के शिकार लोगों की तुरंत मदद करें और पीएम राहत योजना की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएं। जिले में सूरज आग उगल रहा है। गर्मी का पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिसके चलते महापालिका प्रशासन द्वारा जिलाधिकारी के आदेश से मनपा क्षेत्र के निजी स्कूलों और कोचिंग क्लासेस, गैस एजेंसी तथा पेट्रोल पंपों को भेंट देकर आवश्यक सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए जिले में व्यवस्था को पूरी तरह से सुसज्जित रखा गया है और आवश्यक सावधानियां बरती जा रही हैं। इसके अलावा शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लू नियंत्रण उपाय योजना के लिए समितियों का गठन किया गया है। जिलाधिकारी वर्षा मीना ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही नागरिकों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। लू लगने की समस्या को नियंत्रित करने के लिए महानगर पालिका स्तर पर आयुक्त के नियंत्रण में समिति गठित की गई है। भीषण गर्मी को देखते हुए महापालिका उपायुक्त विजय पारतवार को महापालिका क्षेत्र के निजी स्कूलों और कोचिंग क्लासेस, गैस एजेंसी तथा पेट्रोल पंपों का दौरा करने और आवश्यक सुविधाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत आज उपायुक्त विजय पारतवार के नेतृत्व में महापालिका द्वारा गठित समिति द्वारा शहर के विविध स्कूलों, कोचिंग क्लासेस, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, बस स्थानक आदि को भेंट देकर वहां की स्थिति का निरीक्षण किया गया। भीषण गर्मी व लू से बचाव करने के लिए तथा आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश इस अवसर पर दिए गए। सभी शाला तथा कोचिंग क्लासेस व पेट्रोल पंपों पर पीने का ठंडा पानी, धूप से बचाव के लिए ग्रीन नेट के जरिए छांव की व्यवस्था, कूलर आदि लगाने के निर्देश इस अवसर पर दिए गए। शहर में सूरज आग उगल रहा है, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ा है। नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील महापालिका प्रशासन की ओर से की जा रही है। महाराष्ट्र शासनाने जे उन्हाळ्यामध्ये जे उष्णतेची लाट येण्यामध्ये निर्देश दिलेले आहेत त्या अनुषंगाने माननीय जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ मीटिंग लावून महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात आले होते
त्या अनुषंगाने आम्ही सर्व कोचिंग क्लासेस, लहान मुलांच्या शाळा, गॅस एजन्सी, पेट्रोल पंप यांना भेटी देऊन त्यांना उन्हामध्ये लोकांना सावलीची व्यवस्था करावी व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था पण याबद्दल सर्व शाळा आणि कॉलेजांना निर्देश देण्यात येईल. आम्ही सर्व शिक्षण अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी यांच्यासह त्यांना सूचना देण्यात आल्या. अमरावती शहर के वड़ाली और चपराशीपुरा के ऑटो रिक्शा चालक और मालिकों ने जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें निवेदन दिया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि शहर के ऑटो रिक्शा ड्राइवरों से गैस पंप मालिक एडवांस में पैसे लेकर उनका आर्थिक शोषण कर रहे हैं. अमरावती शहर में बड़ी संख्या में ऑटो चालक है जो सवारियां भरकर अपना उदर निर्वाह करते हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई, कम किराए और गैस की बढ़ती कीमतों के कारण ऑटो ड्राइवरों का आर्थिक गणित बिगड़ गया है. इस वजह से परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया है. ऑटो चालकों के मुताबिक पहले गैस पंप पर 58 रुपये प्रति किलो के रेट से गैस मिलती थी, लेकिन पिछले एक महीने से सुंदरलाल चौक, चपराशीपुरा और वलगांव रोड काटा के गो गैस पंप पर 120 रुपये प्रति किलो का रेट लिया जा रहा है. आरोप है कि इंडियन गैस फर्शी स्टॉप, इंडियन गैस पंप जूनी बस्ती बडनेरा और साईनगर चौक पर प्रगति गैस पंप पर 125 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गैस बेची जा रही है. अमरावती से बडनेरा का किराया सिर्फ 30 रुपये है, जबकि शहर में यह 20 रुपये प्रति सवारी है. ऐसे में गैस की बढ़ी हुई कीमत से ड्राइवरों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है. हालांकि कई पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों ने उदर निर्वाह के लिए ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया है, लेकिन मौजूदा हालात में उनके सामने भूखमरी की नौबत आ रही है. ऑटो चालकों का आरोप है कि कुछ गैस पंप पर नोजल सेटिंग बदलकर पूरा पेमेंट लेने के बाद भी कम गैस दी जा रही है. इससे ऑटो चालकों की आर्थिक रूप से लूट हो रही है. गैस पंप मालिकों की मनमानी तुरंत रोकी जाए और ऑटो रिक्शा चालकों को राहत देने की मांग इस निवेदन के जरिए की गई. आम्ही चपराशीपुरा वडाळी या भागातले रहिवासी आहोत आणि आमचा जो मूळ व्यवसाय हा ॲटोचा आहे. ॲटोमध्ये जे गॅस पंप आमच्या गॅसवर जे ॲटो चालतात आहेत ते 58 रुपये प्रति किलो आम्ही गॅस घ्यायचो, पण आता 1.5 महिन्यापासून आम्हाला 125 रुपये गॅस आम्हाला प्रति किलो देत आहे. आणि प्रति किलो गॅस 125 रुपये दिल्यामुळे 22 किलोमीटर त्यामध्ये ॲटो चालतो आणि त्या 22 किलोमीटर चालल्यामुळे आम्हाला जे 2 फेऱ्या आम्ही वडाळीवरून आपल्या चित्रा चौक किंवा प्रभात चौकापर्यंत आम्ही चालतो राजकमलपर्यंत. आणि बड्डेर म्हणजे 58 रुपयाचा भाव आहे, 58 रुपये भाव आम्हाला तो देण्यात यावा आणि बिलं देत नाही. आणि मशीनमध्ये त्यांचं जे गॅसमध्ये पंपामध्ये काय करतात ते की त्यांच्या लुप्पलमध्ये चालवून सेटिंग त्यांचे आहेत, जे नौजल आहेत ते गॅस पंपाचे नौजल पण सेटिंग आहेत. त्यामध्ये पण त्यामुळे आम्हाला कसं 4-5 किलोमीटरचा प्रति किलोमध्ये त्याचा फरक पडतो. त्यामुळे आम्हाला जाणवते की आम्हाला गॅस कमी मिळालेला आहे, पण रेटवर रिडिंगवर मात्र तेवढं दाखवतात. म्हणून आम्ही आज निवेदनाच्या माध्यमातून तुमची नेमकी काय मागणी आहे? आमची निवेदनाच्या माध्यमातून ही मागणी आहे की जो 58 रुपये जो गॅस होता ती 125 रुपये 120 रुपये किलो मिळतो आहे 5-6 पंपावर अमरावती शहराच्या. ती पूर्ववत आमचे जे 58 रुपये किलो आहे ते त्याच भावाने आम्हाला गॅस मिळावा आणि आम्हाला दिलासा द्यावा याकरिता आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांकडे आज आम्ही आलेलो आहोत. अक्षय तृतीया 20 अप्रैल को मनाई जाएगी. इसका भारतीय संस्कृति में गहरा महत्व है. अक्षय तृतीया का गुणार्थ अविनाशी सफलता, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति से है. वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाने वाली यह तिथि सतयुग की शुरुआत और भगवान परशुराम का जन्म दिवस मानी जाती है. इस दिन किया गया दान, जप, तप और कर्म का फल अनंत गुना होकर मिलता है. अक्षय तृतीया कृतज्ञता व्यक्त करने का मंगल सुयोग दिन है. पृथ्वी, आग, तेज, वायु व आकाश, इन 5 महाभूतों को लेकर कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, जबकि दूसरी कृतज्ञता अपने पूर्वजों को लेकर व्यक्त की जाती है. अक्षय तृतीया के दिन अपने पितर अर्थात पूर्वजों के स्मरण के लिए अन्न, वस्त्र व जलदान किया जाता है, जिससे अक्षय पुण्य का लाभ मिलता है. अक्षय तृतीया के दिन अपने पूर्वज पृथ्वी के निकट आते हैं, ऐसी मान्यता है. अपने मृत पूर्वजों को आमरस तथा 5 पकवानों का नैवेद्य अर्पित किया जाता है, जिसमें चिंचोनी नामक एक पदार्थ बनाया जाता है. इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की दुकानें बाजार में लगी हैं. साथ ही पूजा के मटकों की दुकान भी बाजार में लगी है, जिसे खरीदने के लिए लोग भीड़ कर रहे हैं. विवाह समारोह हो या हो कोई त्योहार, उज्जवल भविष्य के लिए सोना खरीदे में करना हो निवेश, तो आप शहर की सबसे विश्वसनीय गुणवत्ता और विश्वास जतन करने वाली पुरानी व नामांकित स्वर्ण पेढ़ी वाखारकर ज्वेलर्स पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं. इतनी विश्वसनीयता लोगों में आज वाखारकर ज्वेलर्स को लेकर है. चाहे विवाह समारोह हो या कोई त्योहार,
या सोना खरीदी में करना हो निवेश तो आप सभी एक बार शहर के गांधी रोड परिसर के जिम हासिल के बाजू में आजाद कॉम्प्लेक्स स्थित वाखारकर ज्वेलर्स भेंट दे सकते हैं। यहाँ आपको हमेशा मिलेगी सभी प्रकार के शुद्ध सोने से बनी परंपरागत तथा फैंसी ज्वेलरी, जैसे कि हॉलमार्क ज्वेलरी, खास पेशवाई ज्वेलरी, चांदी और मोती से बने अलंकार, सोने की अलग अलग नक्काशियों से बनी ज्वेलरी, सभी प्रकार के शुद्ध चांदी से बनी सामग्री। इतना ही नहीं, यहाँ गोल्ड लोन भी उपलब्ध है। साथ ही यहाँ माहवारी सोना खरीदी योजना भी चल रही है। तो देर किस बात की, आज ही वाखारकर ज्वेलर्स को भेंट देकर अपने पैसों का योग्य मोल लेने का मौका न गवाएं, क्योंकि उत्तम दर्जा ही हमारी पहचान, शुद्धता का वादा, विश्वास का धागा। हमारा पता वाखारकर ज्वेलर्स, आजाद कॉम्प्लेक्स, गांधी रोड, अकोला। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9860 86 31 67 पर संपर्क कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से अकोला जिले का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। ऐसे में पक्षियों को समय पर पानी और दाना मिल सके, इसके लिए अकोला के सर्पमित्र शेख मुन्ना ने शहर के अलग अलग इलाकों में पेड़ों पर पक्षियों के लिए दाना और पानी का इंतजाम किया है। अकोला जिले में गर्मी काफी बढ़ गई है। अकोला जिले का तापमान राज्य में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। अभी अकोला जिले का तापमान 44 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है, जिसका असर जानवरों और पक्षियों पर पड़ रहा है। जहां पक्षी पीने के पानी और दाना के लिए जूझ रहे हैं, वहीं अकोला शहर में निसर्ग संवर्धन के शेख मुन्ना ने खुद शहर के साथ साथ गांव के इलाकों में पेड़ों पर पक्षियों के लिए दाना और पानी का इंतजाम किया है। शेख मुन्ना ने पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए अलग अलग पेड़ों पर 1000 से ज्यादा दाना और पानी के कटोरे लगाए हैं। शेख मुन्ना हर साल गर्मियों में पक्षियों के लिए दाना और पीने के लिए पानी का इंतजाम करते हैं। इस साल भी उनकी हर जगह तारीफ हो रही है कि उन्होंने अकोला शहर और ग्रामीण इलाकों में पेड़ों पर बड़ी संख्या में पानी के जलपात्र रखे हैं, ताकि भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों को दाना और पीने के पानी के लिए भटकना न पड़े। जिले के लोगों से अपील की जा रही है कि वे शेख मुन्ना का अनुकरण कर अपने इलाकों में पक्षियों के लिए दाना और पीने का पानी का इंतजाम करें। अमरावती जिले के परतवाड़ा में सामने आए सेक्स स्कैंडल से पूरे विदर्भ में हड़कंप मचा है। अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि जांच के दायरे में कई और नाम आने की आशंका जताई जा रही है। इस पूरे मामले के तार नागपुर से भी जुड़े होने की संभावना अमरावती जिले के नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने जताई थी। आज पुलिस ने जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा, ऐसी जानकारी दी। जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने इस मामले को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि कुछ कोचिंग क्लासेस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के दस्तावेजों की जांच की जा सकती है। पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि कहीं इस गिरोह ने अन्य शहरों में भी नेटवर्क तो नहीं फैला रखा था। कुछ क्लासेस पैसे कमाने की होड़ में कुछ ऐसे भी विद्यार्थियों को प्रवेश दे देते हैं जो किसी कॉलेज में पढ़ते हैं या नहीं, यह तक जानने का प्रयास तक नहीं होता है। पुलिस प्रशासन ऐसे गिरोहों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। यह सिर्फ एक शहर तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि इसके तार दूसरे शहरों तक भी फैले हो सकते हैं। पर्यंत टोटल एकूण 8 आरोपी आम्ही अटक केलेली आहे. त्यापैकी एक जे आहे ते मेन अक्युज्ड आहे. त्यांनी जे विक्टिम्स सोबत लैंगिक अत्याचार केलेली आहे. त्यासोबत एक इतर आरोपी आहे ज्यांनी ते त्यांचे स्वतःचे जे राहणार भाडेवर राहणार जे रूम आहे ते मेन अक्युज्डला दिलेली होती ते विक्टिम्सच्या लैंगिक अत्याचार करण्यासाठी. आणि इतर जे 6 आरोपी आहेत त्यांनी त्यांचे स्वतःचे मोबाईल डिव्हाइस वापरून ते ऑब्जेक्शनेबल फोटो आणि व्हिडिओ ते प्रसारित केलेली होती. सोबत आजच्या दिवशी मायनॉरिटी कमिशनकडून 2 अधिकारी अमरावती जिल्ह्याला आलेले होते आणि त्यांच्यासोबत जिल्हा लेवलचे महिला आणि बाल विकास त्यांचे अधिकारी पण होते आणि सगळे मिळून पोलिसांच्या सोबत विक्टिम्सना आयडेंटिफाय करून विक्टिम्सना गोपनीय पद्धतीने ते संपर्क करणार आणि विक्टिम्स कडून जे शोषण झालेली आहे त्याबद्दल त्यांना इमोशनल आणि लीगल सपोर्ट देणार आणि सोबत त्यांना कन्व्हिन्स करण्याचा प्रयत्न करणार की ते ऑन रेकॉर्ड येऊन तपासात मदत करा म्हणून. सर आतापर्यंत जे 8 मुली आहे ते सगळे एक मायनॉरिटी कम्युनिटीचे आहे म्हणून तसं निदर्शन येत आहे. ते जे प्रसारित झालेले फोटो आणि व्हिडिओज आणि जे आम्ही जप्त केलेली आहे त्या माध्यमातून 8 जे मुली आतापर्यंत आले ते सगळे मायनॉरिटी
कम्युनिटीचे आहे म्हणून निष्पन्न होत आहे. एकूण आतापर्यंत 5 मोबाईल फोन, 1 लॅपटॉप, 1 हार्ड डिस्क आणि 1 टॅबलेट जे आहे ते जप्त केलेली आहे. सोबत जिथे जे घटनास्थळावर मुलीच्या लैंगिक अत्याचार झालेल्या होत्या त्यांच्या पण आम्ही घटनास्थळ पंचनामा करून ते सीज केलेली आहे. पर्यंत जे आमच्या समोर आलेली आहे, जे निष्पन्न झालेले आहे ते एकूण 8 मुली आणि त्यांचे 18 व्हिडिओ आणि 39 फोटोज जे आहे ते समोर आलेले आहे आणि दॅट इज हॅज बीन ऑन रेकॉर्ड. पण सोबत आम्ही अक्युज्ड कडून विचारपूस करत आहे की आणखी काही विक्टिम्स आहेत का, आणि सोबत जे डिजिटल डिव्हाइसेस आम्ही जप्त केलेली आहे त्या डिव्हाइसेसला जे डाटा आहे त्यांची पण अनालिसिस सुरू आहे आणि जे डिलीटेड डाटा आहेत का ते बघून ते रिट्रीव्ह करायची पण आमची प्रयत्न आहे. आणि एकदा ते डाटा रिट्रीव्ह करून ते आम्ही अनालिसिस केली तर आणखी विक्टिम आहेत का हे आम्ही निष्पन्न करू शकतो. क्राइम ब्रांच अकुला ने गुरुवार शाम को एक एमडी ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। अकुला में पहली बार एमडी ड्रग पकड़ने की कार्रवाई की गई। पकड़ा गया आरोपी मुंबई के मुंब्रा रहने वाला है, जिसकी पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। क्राइम ब्रांच को गोपनीय जानकारी मिली थी कि नए बस स्थानक के पीछे जो पानी की टंकी है वहां एक व्यक्ति अपने साथ कोई नशीला पदार्थ लेकर इसे बेचने की फिराक में किसी का इंतजार कर रहा है। जानकारी के बाद पुलिस ने जाल बिछाते हुए यहां छापा मारने की कार्रवाई की। पुलिस ने इस कार्रवाई में मुंबई के मुंब्रा निवासी मोहम्मद शफीक मोहम्मद जहीर शेख को गिरफ्तार किया। उसकी तलाशी में पुलिस को एमडी अर्थात मेफाड्रिन ड्रग मिला, जिसकी कीमत 13.60 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत सिविल लाइन पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी मुंबई के मुंब्रा का है, लिहाजा पुलिस की पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावना है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक शंकर शेलके की अगुवाई में की गई। इस कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी। ऑपरेशन प्रहार अंतर्गत आज अकोला पोलीस दलाचं जे लोकल क्राईम ब्रांच आहे त्यांनी एक मोठी कामगिरी केलेली आहे. एक मुंब्राचा माणूस आहे मोहम्मद शफीक शेख, त्याच्याकडून आपल्याला एमडी 68 ग्राम्स एमडी हे बस स्टँडवर भेटले होते. आम्हाला एक माहिती होती. भरपूर दिवसपासून आम्ही याचा एक ट्रॅप लावला होता, तर आज हे ट्रॅप सक्सेसफुल झालेला आहे. जवळपास 13,60,00,000ची कारवाई आहे आणि मुंब्राचा माणूस अकोलाला आला होता एमडी विकण्यासाठी. तर अकोला एलसीबीची टीमच्या आम्ही अभिवादन करतो, त्यांनी खूप एक मोठी कामगिरी केलेली आहे. याच्यामध्ये आम्ही आता एनडीपीएस ऍक्टमध्ये ऑफेन्स दाखल करून याची अटकची कारवाई सुरू करत आहोत. त्याच्यानंतर पूर्ण बॅकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस ती कशासाठी आला होता, पुन्हा देण्यासाठी आला होता, कोण कोण तिथे अजून सप्लायर्स आहे, कोण कोण कन्झम्पशन करणार होते आणि कुठून आणलेलं आहे त्याच्या पूर्ण लिंकेजेस आम्ही शोधणार आणि जे जे काही अजून आरोपी आहे त्याच्या पाठीमागे पण आमची टीम लागते. वाशिम नगर पालिका ने शहर में सड़क के काम में रुकावट डाल रहे 109 पेड़ों को काटने की इजाजत दी थी, जिसके चलते सामाजिक कार्यकर्ता सागर कोकास ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर इन पेड़ों को न काटने की मांग की थी। तत्पश्चात न्यायालय ने अगले आदेश तक इन पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। वाशिम शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय महामार्ग 161 पर अभी तेजी से काम चल रहा है। इस महामार्ग के काम में रुकावट डालने वाले 109 पेड़ों को काटने की इजाजत वाशिम नगर पालिका ने दी थी। इस फैसले का पेड़ प्रेमियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध किया था। बार बार मांग की जा रही थी कि पेड़ों की कटाई रोकी जाए। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता सागर कोकास ने इसके खिलाफ वाशिम न्यायालय में एक पिटीशन दायर की थी। इस पिटीशन में मांग की गई थी कि पेड़ों की कटाई तुरंत रोकी जाए, लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद भी संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों ने पेड़ों की कटाई जारी रखी थी। कल न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए अगले आदेश तक पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। सागर कोकास ने यह भी बताया कि मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। इस बीच कोर्ट के इस फैसले से पर्यावरणविदों को बड़ी राहत मिली है और ऐसा लगता है कि सामाजिक कार्यकर्ता सागर कोकास की लड़ाई सफल रही। नमस्कार. राष्ट्रीय महामार्ग 161 वरील अवैध झाडांची जी कत्तल सुरू होती ती कत्तल थांबवण्याचा आदेश काल माननीय न्यायालयाने दिलेला आहे. आम्हाला न्याय मिळालेला आहे.
याबद्दल मी जेवढ्याही लोकांनी या समस्त मोहिमेमध्ये वाशिमकरांनी आणि माझ्या सहकर्मींनी जे या मोहिमेत आम्हाला साथ दिलेला आहे त्या सर्वांचे मी आभार व्यक्त करतो. तसेच येणाऱ्या काळात वाढत्या तापमानामध्ये झाडांची किंमत काय या किमतीला आणि याचं महत्त्व आम्ही सर्वसामान्य जनतेला पटवून दिलेलं आहे आणि यावरती तात्पुरती रोख लावण्यात आलेली आहे. त्याबद्दल मी समस्त सहकारी मंडळांचे हार्दिक आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. वाशिम के नेतनसा में एक किसान की गौशाला में आग लग गई. इसमें किसान के खेती के औजार जल गए, जिससे कुल लाखों का नुकसान हुआ. घटना से किसान गजानन बाजड़ आर्थिक संकट में घिर गए हैं. वाशिम जिले के रिसोड तालुका के नेतनसा में किसान गजानन बाजड़ की गौशाला में अचानक आग लग गई. इस आग की घटना से किसान का बड़ा नुकसान हुआ है. खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले पाइप, स्प्रिंकलर सेट, मोटर पंप, इंजन और दूसरे जरूरी औजार पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं. इस घटना में किसान का करीब 3 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान है. इस घटना से किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. यह आग गौशाला के बगल में बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी, ऐसा अंदाज किसान गजानन बाजड़ ने लगाया है. घटना के बाद संबंधित अधिकारियों ने पंचनामा किया है और आगे की जांच चल रही है. महिलाओं को 33% आरक्षण देने से जुड़े संविधान संशोधन, परिसीमन और केंद्र शासित क्षेत्र कानून संशोधन बिल गुरुवार को लोकसभा में पास किए गए. इस कानून के चलते अब विधानसभा तथा लोकसभा में महिला उम्मीदवारों की संख्या में लक्षणीय वृद्धि होगी, जिसे लेकर हमारे प्रतिनिधि ने शहर की कुछ राजनीतिक महिलाओं की प्रतिक्रिया ली. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या महिला शहर अध्यक्ष रुपालीताई वाकोडे आहेत. ताई, सध्या काल रात्री उशिरा संसदेमध्ये महिलांसाठी 33% आरक्षणचं जे अधिनियम 2023 लागू करण्यात आलेलं आहे, त्याबद्दल आपलं काय मत आहे? या विधेयकाबद्दल अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेला हे धोरणात्मक जो निर्णय आहे तो आज केंद्र शासनाने मंजूर करून महिलांच्याबद्दल आदर आणि ज्या महिलांच्या भावना आहेत की आमचाही सत्तेत सहभाग असला पाहिजे, ह्या नक्कीच पूर्ण झालेल्या आहेत. आणि आम्हा सर्व महिलांसाठी हा एक ऐतिहासिक आणि चांगली सुवर्णसंधी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे राजकारणात तर महिलांचा सहभाग वाढेलच, परंतु निर्णय प्रक्रियेतसुद्धा महिलांना तितकंच महत्त्व दिलं जाईल आणि याच्यामुळे महिला सक्षमीकरण तर होणारच आहे. परंतु 2026च्या जनगणनेनुसार आणि पुनर्रचनेनुसार यामध्ये नंतर ही अंमलबजावणी होईल. यानंतर तर ती 2029च्या नुसार महिलांना खासदारकी आणि विधानसभेतसुद्धा चांगली संधी मिळणार आहे आणि त्याबद्दल सर्व महिलांचे म्हणजे एक अभिनंदनही आहे आणि मनाला खूप आनंद होत आहे की आपल्या सर्वसामान्य महिलांनासुद्धा यात प्रमुख संधी मिळेल. खरं तर 2023मध्ये जो अधिनियम लागू केला, जोरशोर से गाजावाजा करत जे स्पेशल अधिवेशन घेऊन आदरणीय पंतप्रधान महोदयांनी, नरेंद्र मोदीजींनी तो अधिनियम, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन आतापर्यंतच होऊन जायला पाहिजे होतं. परंतु त्या बिल पास झाल्यानंतर त्यावेळेला बिल पास होत असताना अख्ख्या खासदारांपैकी फक्त 2 खासदारांनी विरोध केला होता. म्हणजे ॲज गुड ॲज 100% मतांनी तो अधिनियम पास झालेला आहे. त्याला मग आतापर्यंत तुम्ही म्हणाल पेंडिंग का राहिलं बरं? पेंडिंगचं कारण हे आहे की हा अधिनियम इम्प्लिमेंट होईल म्हणजे ॲक्च्युअलमध्ये आरक्षण मिळेल 33% महिलांना विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये सुद्धा. पण कधी? तर डिलिमिटेशन झाल्यावर. म्हणजे काय? तर मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यावर. मग पुनर्रचना कधी होईल बरं? तर ते सेन्सस झाल्यावर. सेन्सस कधी होईल? प्रत्येक राज्यांमधून OBC किंवा जातीनिहाय सेन्सस करायचा आहे याची त्यांच्या विधानसभा, विधान परिषदेमध्ये ठराव पास करून केंद्राकडे आल्यावर. आता यातला एक पार्ट फक्त झाला आणि जेमतेम सेन्सस सुरू झालेला आहे. त्यामुळे 29पर्यंतसुद्धा जर डिलिमिटेशन कंप्लीट झालं नाही, कारण ती किचकट प्रोसिजर आहे, तर हा अधिनियम लागू झालेला आहे. पण ॲक्च्युअल किती आरक्षण आम्हाला मिळेल आणि ते कधी मिळेल याबद्दल मी नक्की साशंक आहे. परंतु अशा पद्धतीचं 33% आरक्षण महिलांना दिलं तर आज संसदेमध्ये फक्त 15% खासदार आहेत.
देशाची आणि प्रत्येक राज्यांची सुद्धा ओव्हरऑल विकास हा जास्त चांगल्या पद्धतीनं होईल हे मी अत्यंत विश्वासानं किंवा खात्रीलायकरित्या तुम्हाला सांगू शकते. मी तर सर्वप्रथम मोदीजींचे आभार मानले, सन्माननीय पंतप्रधान, कारण की यांनी जे 33% आरक्षण महिलांना दिलं, जो विषय आता 18 तारखेला पारित होणार आहे संसदेमध्ये, एक महिलांसाठी एक स्वाभिमानाची बाब आहे की जेणेकरून मला तरी असं वाटते की प्रत्येक पक्षांच्या महिलांनी या विधेयकासाठी समर्थन द्यायला पाहिजे, कारण की फक्त BJPच्याच महिलांना यासाठी आरक्षण मिळणार नाही. प्रत्येक पक्षांची महिला असेल यांना ते आरक्षण लागू होणार आहे. म्हणून मी सर्वांना एकच विनंती करते की मोदीजींच्या या विषयाला सर्वांनी समर्थन द्यावं. नक्कीच की आता लोकसभा आणि विधानसभामध्ये 33% आरक्षण त्यांनी जाहीर केलं, तर महिलांना यामध्ये जास्तीत जास्त संख्येने संधी मिळण्याचे जे काय समीकरण आहे ते बनते आहे. पण एका दृष्टीने जर का विचार केला तर एकदम तडकाफडकी उशिरा रात्रीपर्यंत काल हे जाहीर करण्यात आलं, जे की स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्वर्गीय राजीवजी गांधी यांनी महिलांना 33% आरक्षण खूप आधी लागू केलं होतं. आणि एवढंच नाही तर आपण बघतोय की काँग्रेसने संधी दिली. पहिली महिला राष्ट्रपती आपण बघितली आपल्या इतिहासात, पहिली महिला पंतप्रधानसुद्धा बघितली. महिला त्यांची भूमिका ह्या राजकारणात वठवत आहेतच, पण आता या आरक्षणाच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं या सरकारनं कोणत्या जातीला, मागासवर्गीयांना, OBCंना कसं स्थान या आरक्षणामध्ये दिलेलं आहे हे अजून स्पष्ट त्यांनी केलेलं नाही आहे. उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आपस में कितना लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में एक ही थाली में चूर कर खाते हैं. एक की बियर तो दूसरे का चखना होता है. ऐसा सनसनीखेज बयान किसान नेता रविकांत तुपकर ने देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. किसान नेता रविकांत तुपकर वाशिम के अड़ोली गांव में जारी भूख हड़ताल खत्म करने आए थे. इस बीच उन्होंने एक का बियर और दूसरे का चखना वाला सनसनीखेज बयान देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. ऐसा कहा जा रहा है कि उनके इस बयान से नया विवाद खड़ा हो जाएगा. महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय आरोप प्रत्यारोप का घमासान चल रहा है. उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आपस में कितना लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में एक ही थाली में चुर कर खाते हैं. एक की बियर और दूसरे का चखना होता है. रविकांत तुपकर ने वाशिम के अड़ोली गांव में बोलते हुए यह सनसनीखेज बयान दिया. वे बोले, सबके संगठन हैं, विधायक अलग अलग पार्टियों के हैं, बावजूद इसके मुंबई में सब एक ही थाली में खाते हैं. वे वाशिम के अड़ोली गांव में आम कर्ज माफी की मांग कर रहे किसानों की भूख हड़ताल खत्म कराने आए थे. तुपकर के बयान से राजनीतिक हलकों में नया विवाद खड़ा होने की संभावना है. राजीनामा फेकून एसटीने गावाकडे येणारा मी शेतकऱ्याचा पोरगा लक्षात ठेवा. एसटीने आलो, पुन्हा तिथे गेलो नाही. दुसऱ्या पक्षात बोलत गेलो असतो तर मागच्या दारानं 3दा आमदार झालो असतो, 2दा आमदार झालो असतो. पण आम्हाला नाद लागलाय तुमचा आणि तुम्हाला नाद लागलाय दुसऱ्याचा, है ना? आम्ही तुमच्या नांदी आहे आणि तुम्ही तिसऱ्याच्या नांदी आहे. जरा आमच्या नांदी राहा. मला सांगा, सगळ्या लोकांच्या संघटना आहे राजाओ, ग्रामसेवकाची संघटना, पोलीस पाटलाची संघटना, आशा सेविका वर्करची संघटना, सरपंच वेगळ्या वेगळ्या पक्षाची निवडून येतात पण त्यांची पण संघटना आहे की नाही? आहे की नाही? हे आमदार सगळे वेगळ्या वेगळ्या पक्षाचे. मुंबईत एका ताटात काला करून खाते ते. मायची इमानदारीने लय पाहिलं डवळून. संध्याकाळी बसले ना वेगळ्या वेगळ्या पक्षाचे. आता हे उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे साहेब किती भांडतात, पण ती दिल्लीत एका ताटात काला करून खाते. एकाची बियर, दुसऱ्याचा चेकना. पाहिलं की नाही तुम्ही? आता मागच्या हप्त्यात पाहिलं की नाही? काही नाही, जेवायला गेलो होतो. तुम्हाला जेवायला जायला चालतं, आम्हाला तो शेजारच्या घरी जायला चालत नाही. बरोबर आहे का? यांना सगळं माफ आहे. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन. अकोला जिले को सड़क हादसा मुक्त बनाने का पुलिस का लक्ष्य. PM राहत योजना को असरदार तरीके से लागू करने को लेकर पुलिस अधीक्षक की जानकारी. लू नियंत्रण उपाय योजना के लिए महापालिका में समिति का गठन. स्कूल कोचिंग क्लासेस को भेंट देकर लू नियंत्रण उपाय योजना करने के उपायुक्त के निर्देश.
अमरावती शहर में गैस पंप मालिकों की मनमानी। गैस पंप मालिकों की मनमानी को लेकर ऑटो चालकों ने दिया जिलाधिकारी को निवेदन। बीस अप्रैल को मनाई जाएगी अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के लिए आवश्यक सामग्री की शहर में लगी दुकानें। समाचार के लिए देखते रहिए RRZ न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRZ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने बस सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।